अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में बात होती है कुछ अवामी मामलात और मसाइल के हवाले से, और माह मुबारक का सिलसिला जारी है और साथ साथ पिछले कई प्रोग्राम्स में गुफ्तगू हो चुकी है। ये जो बढ़ती हुई महंगाई है किस तरह एक आम आदमी की ज़िंदगी को मुतासिर कर रही है, इस पर हमने गुफ्तगू की। और प्रोग्राम के बाद भी लातादाद मैसेजेस बज़रिया सोशल मीडिया मौसूल होते रहे। लोगों की इस वक्त जो फ़िक्र है, जो उनकी सोच है, बहुत महदूद होकर रह गई है। अशियाए ज़रूरिया की जो चीज़ें हैं इससे ज़्यादा नहीं सोच पा रहे। और पिछले प्रोग्राम में बड़ी तल्ख़ बातें हुई हैं, बहुत सारे मामलात पर गुफ्तगू की है, जिसमें बहुत सारी अथॉरिटीज़ का मौजूद होना और उनका अहल ना होना, और इस तरह ये जो ख़ास तौर पे माह मुबारक के दौरान जो ज़रूरी अशिया हैं उनकी कीमतों में जिस तरह इजाफ़ा किया जाता है, इसको कंट्रोल ना करना, ये वो तमाम मामला थे जिस पर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है। तो बहरहाल जैसे मैंने अर्ज़ किया कि लोगों की इस वक्त जो परेशानी है, उनकी सोच का महवर और मरकज़ है वो यही है कि कैसे अथॉरिटीज़ को झंझोड़ा जाए, ये बात बावर कराई जाए कि वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें और किसी तरह इस मुल्क में ये जो महंगाई का एक बहरान सा है इसको कम करें। ख़त्म तो यकीनन नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको किसी तरह कम करें या फिल वक्त इसका रास्ता ज़रूर रोका जाए। तो कोशिश करेंगे इसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं, ख़ास तौर पर जो मौशी मसाइल हैं या मामलात हैं, उसके ऊपर बात करना बेहद ज़रूरी है। तो आज इंशाल्लाह मौका मिलेगा इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ। पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आज जो हमारे मेहमान हैं आसिफ़ इनाम साहब, जो तज्ज़ियाकार हैं और मुख्तलिफ़ हवालों से उनसे गुफ्तगू हमारी रहती है, ख़ास तौर पर जो मईशत के मामलात हैं इसके ऊपर हम उनसे बात करते हैं। आसिफ़ इनाम साहब को मैं खुशामदीद कहूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे बड़े ख़ास मेहमान, आप उन्हें हमारे प्रोग्राम्स में देखते हैं मईशत के हवाले से, जब भी हम बात करते हैं उन्हें ज़रूर मदऊ करते हैं। परवेज़ मदरास वाला साहब मौशी तज्ज़ियाकार हैं, उन्हें भी मैं खुशामदीद कहूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आसिफ साहब, ये जो सूरत हाल है जिसके हवाले से काफ़ी देर से बात हो रही है कि ये मसाइल सर उठाएंगे, ये जो कुछ हो रहा है हुकूमत में बैठा हुआ जो इस वक्त इत्तेहाद है, इनको इन मसाइल का सामना हो सकता है। ख़ास तौर पे जो मौशी मामलात हैं जिसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो महंगाई को कम करना है और दीगर मामलात हैं, किस हद तक कामयाब हो सके हैं, मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू कर ली जाए। और एक आम आदमी ये सवाल करता है कि जो मौशी मामलात हैं क्या ये कभी हल हो सकेंगे? क्या आपके पास जितने भी सियासी जमातें हैं किसी के पास कोई हल है कि वो इन मसाइल से लोगों को निकाल सके? मैं चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से किया जाए। देखिए, तकरीबन सबसे पहले जो आपके महंगाई तो आपके सामने ही है, उस पर तो कोई तबसरा करना ही बेकार है। वो तो मेरे ख्याल में तारीखी है। हर चीज़ का एक बेस होता है। हमारे पाकिस्तान में जो है ना, वो जब तक हमें कर्जा मिलता रहा तो हम कहते रहे कि जी हम तो इम्पोर्ट बेस इकोनॉमी है। इम्पोर्ट बेस कोई चीज़ नहीं होता। और चूँकि हमें कर्जा मिल रहा था, हमारा काम चल रहा था, तो हम इम्पोर्ट बेस करते रहे। और तज्जियाकार भी आके कहते रहे कि जी इम्पोर्ट बेस है, हमें ये सूट करता है, हमें वो सूट करता है, हमें ये करता है। तो एक्सपोर्ट तो लीस्ट प्रायोरिटी और इंडस्ट्री भी वन ऑफ द लीस्ट प्रायोरिटी रहे। फिर IPPs वगैरह लगाए गए, जिसकी वजह से हमारे मुल्क का बेसिक टैरिफ ही तकरीबन 18 सेंट के करीब 16-18 सेंट बन गया है, जिसमें लाइन लॉसेस वगैरह सब डाल दें तो उसके बाद तो इंडस्ट्री लगने का सवाल ही नहीं है। आपने देखा कि रशिया के जो गैस वगैरह का वो जो किया इन्होंने एम्बार्गो, तो यूरोप में 16 सेंट या 15 सेंट हुई, तो उन्होंने कहा यूरोप विल बी डी इंडस्ट्रियलाइज एट दीज प्राइसेस। तो जब यूरोप जैसा उस प्राइस पे डी इंडस्ट्रियलाइज हो जाएगा तो हमारे यहाँ तो बरसों से ये पॉलिसी है, तो वो तो हम डी इंडस्ट्रियलाइज हो रहे हैं। जबकि हमें लेगेसी में तरबेला डैम 5000 मेगावाट और जो तकरीबन फ्री बिजली है, मंगला है वो फ्री है। दुनिया का मेरे ख्याल में दूसरा बड़ा ज़ख़ीरा था सुई, वो भी हमने फूंक फाँक के ख़त्म कर दिया। तो हमारे पास अपने जो नेचुरली वसाइल अल्लाह ने हमें दिए थे उसको हमने किसी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि भरपूर तरीके से ज़ाया किया। तो एज अ नेशन वी आर लिविंग बियॉन्ड आवर मीन्स। अब हम घरों की कंजम्पशन देखें अगर, तो घरों में अगर 2 बिलियन क्यूबिक फुट गैस है या 2400 मिलियन,
तो ये तकरीबन 10 अरब या 20 अरब 15 अरब डॉलर सालाना की इक्विवेलेंट की गैस है इंपोर्ट की जो हम जला रहे हैं जी। तो क्या ये जस्टिफाइड है? इसमें बायोगैस की तरफ हमारे मुल्क में ज़ीरो है क्योंकि इतना सस्ता है जी। कि आप 100 रुपये की गैस दे देते हैं कि भाई आपको किसी को बायोगैस भी करना भारी पड़ता है। सोलर है, अच्छे भले 2000 मेगावाट सोलर लग रहे थे लास्ट ईयर से सोलर के पैनल की इंपोर्ट और ये सब रिस्ट्रिक्शन में चली गई, वरना और वही लग जाते। 2000 मेगावाट का मतलब है कि 1 मेगावाट जो सोलर है वो आपको 1 टन रोज़ तेल फारिग कर देता है। तो अगर आप 1000 मेगावाट लगाते हैं तो आपका 1000 टन पर डे, और अगर आप 5000 7000 लगा लेते हैं तो आपकी ये फर्नेस वगैरह रिडंडेंट हो जाते हैं, इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है। ये तमाम चीज़ें हमने नहीं तवज्जो दे रहे। तो बहुत सारे ऐसे सोल्यूशंस हैं जो विद इन मीन्स और मिल जाते हैं। फिर आईपीपी के भी पिछली दफ़ा हुआ था कि जी इनके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह रिवाइज होंगे, ये होगा, फिर वो एकदम जाकर ठोस हो गया कि जी मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। अब कौन सा इन्वेस्टमेंट आ रहा है ये पता नहीं, जिसको बचाने के लिए उनको हमने इतनी बड़ी रकम दे रहे हैं। वो अपार्ट फ्रॉम दैट भी जो उसके ऑनवर्ड भी सोल्यूशन है। फिर 3 डैमों पे काम शुरू हुआ, दैट वाज वन ऑफ द मेन अचीवमेंट के जो 40 साल में हुआ था। दयामीर भाषा और जो दूसरा कोहिस्तान में जो डैम बन रहा है और स्वात पे, तो ये डैम बन रहा है। इससे पहले जो ये पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं जो इसके ऊपर आए हैं दरियाओं पे, ये रन ऑफ है। रन ऑफ का मतलब है उसमें पानी की स्टोरेज नहीं होती। स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ये डैम बनने ज़रूरी थे। तीसरा ये है कि हमारे उसमें जो हमने सिंतास मुआहदा है उसके तहत अगर हम एक्स अमाउंट ऑफ पानी स्टोर और यूज़ नहीं करेंगे तो वो सरप्लस समझा जाएगा कि हमें गलत मिला है। तो मैं हैरान हूँ कि 40 साल से इस चीज़ को इग्नोर किया गया, और लोग तो ऑलरेडी तैयारी की हुई है लोगों ने कि जी जैसे ही पाकिस्तान का ये पॉइंट आएगा और वो सारा पानी राजस्थान चला जाएगा, उस वक्त हम कह रहे होंगे। अभी भी मैं कल देख रहा था कि इत्तेफाक से 2-3 दिन पहले कि जो दरियाए नील है उसके ऊपर सारे राइट्स जो है वो जो भी कॉलोनियल टाइम पे मिस्र को दे दिए थे इन्होंने कि जी मिस्र की मर्ज़ी के बगैर उस पर कुछ नहीं होगा। तो मिस्र में आया 2011 में अरब स्प्रिंग, उनकी वीक गवर्नमेंट और पूरा हुआ उस दौरान 12 साल बाद अब उनको समझ आया तो पीछे पूरा डैम ही बन चुका। अब वो नेगोशिएट कर रहे हैं कि जी कितने साल में भरे, कितना हो, कितना डिस्चार्ज हो, कितना हो। तो बात दरअसल है कि जब आपकी कौम कियोस में होती है तो आपके बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जो बाद में आप सारी ज़िंदगी क्या फॉर सेंचुरीज नहीं आप उसे अंडू कर सकते। तो अगर हम इस चीज़ों में इन डैम्स और इन तमाम चीज़ों को नहीं बना सके तो शायद हमें ऐसा नुकसान होगा कि जो हम कभी सोच नहीं। वजह क्या समझ में आती है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी 40 साल में तो कोई ऐसी बात नहीं थी ना, आपने डैम शुरू भी नहीं किया ना। देखिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो वो तो आज है ना, 40 साल में तो नहीं थी। और अब मेरे ख्याल में भाषा पे पता नहीं काम भी हो रहे हैं या नहीं, जैसे सब चीज़ों का हाल है, कहीं वो भी बंद ना हो गया, मुझे आई डोंट नो। तो लास्ट तो ख़तरनाक हालात ही थे। बिल्कुल ठीक है। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये सारी आपकी कंसिडरेशन में होना चाहिए जितनी भी हुकूमतें हैं। बहरहाल अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। आपसे एक सवाल पूछूं? जी जी। हमारा आखिरी 5 ईयर प्लान क्या था? हाँ, 5 ईयर प्लान हमारे पास थे, जैसे हमारे वो एहसान इकबाल साहब वाले उन्होंने 5 ईयर प्लान नहीं दिया था। वो देते थे हमेशा, वो एक गाइडलाइन दे देते थे, हम ये करेंगे अब वो करेंगे, उसी पे नहीं जो 5 ईयर जी लास्ट है। और हमारे 5 ईयर प्लान जो है ना आपके साउथ कोरिया ने इस्तेमाल किए और वो कहाँ से कहाँ उसकी इकोनॉमी निकल गई, और हमने जो है ना उस चीज़ों को बिल्कुल ना प्लानिंग की। प्लानिंग तो लेकिन परवेज भाई जितनी अनसर्टेनिटी प्रिवेल करती है कौन यहाँ पर वो दे सकता है? अब मसला ये कि जितनी भी हुकूमतें आई हैं, आप 2018 या उससे पहले भी आप देख लें, वो डे टू डे बेसिस के ऊपर मामलात को चलाते थे। ऐसा महसूस होता है कि शायद एडॉक लगा हुआ है। आपके पास 2 की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती भी थी, हम इस क्वेश्चन भी करते रहे। जैसा भी 5 ईयर प्लान की बात की है, पॉलिसी क्या है? मैनिफेस्टो के अंदर तो बहुत सारी चीज़ों का ऐलान किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इलेक्शन खत्म होता है ना कोई क्वेश्चन करता है ना उसके ऊपर बात की जाती है कि आपने डिलीवर किया। अभी भी ऐसा ही होगा, हुकूमत जाने के बाद जी फलाना 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 ने वो कंस्पिरेसी की है, और वो फेलियर्स जो थे उसकी क्या वजह थी, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, ना कोई बात कर सकता है। फरमाइए। देखें, सबसे पहले तो आप ये देखें कि फिलहाल आजकल हमारे पास कितनी ज़्यादा जो है ना मिनिस्टर्स और उसके जो है ना असिस्टेंट लगे हुए हैं, तकरीबन 86-87 के करीब। अच्छा, पहले भी देखें होना क्या चाहिए, दुनिया कैसे चलती है आप उसको देखें ना। मैं तो आपके प्रोग्राम में कितने दफ़ा कह चुका हूँ कि भाई पाकिस्तान को जो है ना
वो जो व्हील को है ना रीइन्वेंट नहीं करना। आप जो इकोनॉमी जो चल रही है ना सक्सेसफुल, उसको आप फॉलो करें, उस मॉडल को लेके आए और अडॉप्ट करें। अच्छा, हमारे पास जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं या जितने भी डिपार्टमेंट हैं या जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है ना, वो क्या करती है कि जब ये मौका आता है ना कि भाई ये सिस्टम ख़त्म हो रहा है ना, तो वो बस उन चीज़ों को देखने में और उनके ऊपर कमेंट्स करने में लगे होते हैं। देखें, एक डिपार्टमेंट होता है ना, उसका काम होता है कि आप अपने डिपार्टमेंट को आप चलाओ, ठीक है ना, उसको मेंटेन करो। अगर डैम की बात होती है कि डैम को आप चलाओ, उसको मेंटेन करो, उसके अंदर से जो भी ड्रेजिंग करनी है या स्लिट निकालनी है, जो भी काम करना है, उसको मैक्सिमम आउटपुट पे लेके आओ। अच्छा, हमारे पास जो है ना वो डिपार्टमेंट भी होते हैं ना, वो भी पॉलिटिकली जो है ना वो पॉलिटिसाइज हो जाते हैं। वो भी जो काम करना जो चाहता है ना, वो अपना बंदा लेके आते हैं, उसमें वहाँ से वो बंदा उठा दिया। अच्छा, बाद का तो हमने देखा है कि वो जो एक्सपर्ट जो बंदा होता है ना, देखें सारे ब्यूरोक्रेट हर चीज़ में कामयाब नहीं होते, हमें टेक्नोक्रेट चाहिए। हर काम को चलाने के लिए हमें एक्सपर्ट चाहिए। हमने कहते हैं ना कि भाई कॉमर्स मिनिस्ट्री में हम ऐसा बंदा लेके आए कि जिसका कॉमर्स से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है ना, कारोबार से कोई वास्ता नहीं है। हम कारोबारी, हम अपने कारोबार को समझते हैं, कारोबारी कारोबार को समझता है। आप वहाँ ऐसे बंदे को लेके आएंगे जो उसने कारोबार कभी किया ही नहीं है, उसको कारोबार के डायनेमिक्स नहीं पता है, वो उसमें क्या डिलीवर करेगा, उससे हम या कारोबारी लोग उससे क्या बातचीत करेंगे। तो देखें, सारा मसला जो है ना, वो डायरेक्शन जो है ना वो चेंज हो जाती है, और फिर जो है ना हम पीछे चले जाते हैं। हम आगे जाने के बजाय वो पीछे चले, क्योंकि वो फिर डिसीजन भी डिले हो जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ा मसला कब आता है कि जब राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, अगर वो नहीं होता है तो वो गाड़ी जो है ना मिस हो जाती है। और वो गाड़ी मिस हो जाती है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि भाई ऑयल, हम ऑयल सबसे महंगा ऑयल ले रहे हैं, ठीक है ना, दुनिया में आप दुनिया ले रही है रशिया से सस्ता ऑयल। जब रशियन ऑयल हमें जब चाहिए था और जब हमें उससे लेना चाहिए था, उस वक्त हमने ले लिया महंगा ऑयल लेके, हमने इकोनॉमी को और मजीद जो है ना डैमेज कर दिया हमारी। हमने जो काम किया है ना यहाँ पाकिस्तान में, ये आप ये ना कहें कि भाई वो दुनिया में कोई बंदा है या कोई कंट्री है ना वो आपको ख़राब कर रही है। ये सब जो हमने पाकिस्तान को डैमेज किया, ये हमने अपने हाथों ख़राब किया है। हमने अपने हाथों से हमारी इकोनॉमी को जो है ना ख़राब किया है। हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे थे हमने उनको तबाह किया। हमारे पास जो भी फॉरेन इन्वेस्टर आया वो भाग गया, और अब हम चाहते हैं कि भाई फॉरेन इन्वेस्टर आए। हमारी जो कंपनी है जिससे हम लोग ने ज्वाइंट वेंचर किया, तो वो कहता है कि यार मेरा तो 50% जो कैपिटल है ना वो मेल्ट डाउन हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। और भाई मैं यहाँ, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं इधर दूसरी जगह पे नहीं लगाऊं कि जहाँ पॉलिसीज भी यूनिवर्सल होती हैं, ठीक है ना, आपको गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलती है। देखें, दुनिया में आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी दुनिया में आप चले जाएं, तो बिजनेसमैन को जो है ना वो गवर्नमेंट है ना सर आंखों पे बिठाती है कि भाई बिजनेसमैन है ना लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। बिजनेसमैन जो है वो आपको रेवेन्यू जनरेट करके देता है। बिजनेसमैन आपकी इकोनॉमी चलाता है। बिजनेसमैन अगर काम करता है, अपना पैसा लगाता है, तो इकोनॉमी चलती है। यहाँ सबसे बड़ा पता है क्या इशू है कि बिजनेसमैन की टांग कैसे खींची जाए। वो काम हो रहा है, जो कारोबार चल रहा है, उसको बंद कैसे किया जाए। बिजनेसमैन आगे बढ़ रहा है, उसको इंटरेस्ट रेट 22% कर दिया। यार 22% में कभी कोई काम कर सकता है? इससे बेहतर है कि वो पैसा जो पकड़ के ना बैंक में जमा कर दो, और आदमी सुबह जाए आराम से पलंग पे उठे 11-12 बजे और अपने वो बैंक से जो है ना सूद खाए। इससे क्या होगा कि ना किसी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ना कोई कारोबार चलेगा, ना कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। अच्छा, और गवर्नमेंट की क्या सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी पता है? कि बिजली भी बच जाएगी। जो बिजली गवर्नमेंट कहती है ना कि हमारे पास बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है, वो सारी चीज़ें बच जाएंगी। और ट्रांसपोर्ट को बाहर निकलेगा ही नहीं मजदूर, ठीक है ना। और आटा इसी तरह से लोगों को क्या करेंगे कि लोगों का सबसे बड़ी बात है कि पॉपुलेशन को ड्रॉप करने का। आपकी 22 करोड़ की आवाम को आधा कर लेंगे, क्योंकि वो भूख से मार देंगे उसको। जब भूख से बंदा मर जाएगा और फिर स्टैम्पीड में मर जाएगा तो पॉपुलेशन कम। वैसे भी मैंने पिछली दफ़ा आपको बोला था कि जिस तरीके से आजकल फूड सिक्योरिटी चल रही है, और जिस तरीके से आजकल हमारे बच्चे, जो आजकल की नई यूथ है ना, वो स्टन ग्रोथ, उनका मेंटल सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। एजुकेशन हम दे नहीं रहे। आप समझ लें कि 6 करोड़ जो है ना यूथ आपके पास आने वाली है, जो कि जिनके पास कोई टैलेंट नहीं होगा, जिनके पास एजुकेशन नहीं होगी, जिनके पास जो है ना
हेल्थ नहीं होगी, वो क्या होगा, वो जीडीपी में कुछ आपको कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो ये है, हो क्या रहा है ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि मुल्क को और तबाही। एक तो चलो मुल्क एक स्ट्रगल कर रहा था, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, हमें बाहर से लोन लेके और हम अपने मुल्क को चला रहे थे, किसी भी तरह के चला। हमने कभी ये नहीं सोचा कि भाई हमें इंडस्ट्री हमें मजबूत करनी है, हमें ये कभी नहीं सोचा कि हमारे पास जो एक बहुत बड़ा एसेट है जो कि हमारे पास पॉपुलेशन है उसको किस तरह से यूज़ करना है। अच्छा, हमने हमारी जो लैंड है, जो हमारी फर्टाइल लैंड है, हमने उसको भी तबाह कर दिया। पानी हमारे पास कम आ रहा है, हमारे पास बिजली है नहीं, हमने फर्टाइल लैंड को तबाह कर दिया। हमने कोई रिसर्च नहीं कि बाहर से हमने कोई सीड्स मंगा के उसकी जो है ना यील्ड को बढ़ा दें, ताकि हम कम से कम हमारे पास रॉ मटेरियल जो है वो तो कम से कम हमारे पास आ जाए कंट्री में। फूड सिक्योरिटी को हम लोग ने सिक्योर करना है। हमारे पास ये है कि इतना वीट आ जाए, इतनी दालें आ जाए कि हमें कहीं से इंपोर्ट ना करें, वो भी नहीं किया। हम ज़्यादातर कोशिश ये कर रहे हैं कि हम हाउसिंग कॉलोनी बना लें, डीएचए बना लें, बहरिया बना लें। अच्छा, जब बिजनेस होगा नहीं, जब कुछ नहीं होगा, तो ये सब हाउसिंग कॉलोनी खरीदेगा कौन? ठीक है ना, कोई बाहर से आएगा। अब बाहर से भी हमारे पाकिस्तानी जो है ना वो भी नाउम्मीद होते जा रहे हैं। यहाँ जो अभी जो बचे कुचे लोग हैं ना, जो बचे कुचे टैलेंट हैं, वो भी अपना रास्ता ढूंढ रहे थे कि हम कब निकले बाहर से, यहाँ से पाकिस्तान से कब भागे। कारोबारी लोग हैं जिन्होंने अपने कारोबार लगा चुके हैं, सेटअप बना चुके हैं, ठीक है ना, वो अब कहाँ जाएंगे? देखें ना, दूसरे मुल्क में जाना, काम शुरू करना। और आजकल यूरोप में भी रिसेशन है, जैसे आसिफ साहब ने बताया। तो अब आप कहाँ जाएंगे? आपका तो मुल्क यही है। और इस मुल्क के इतने एडवांटेजेस हैं, इतने एडवांटेजेस हैं। मुझे कोई कह रहा था कि यार मुल्क में तुम्हारे क्या है, मैंने बोला यार बलूचिस्तान में चले जाओ तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के हमारे पास कॉपर और गोल्ड के ज़खायर हैं। हमारे पास 750 किलोमीटर की कोस्टल बेल्ट है। हमारे पास सिंध में ऑयल एंड गैस के रिजर्व हैं। हमारे पास कोल माइंस हैं सिंध में। हमारे पास पंजाब में फर्टाइल लैंड है और वाटर सिस्टम है। नॉर्थ में चले जाओ तो हमारे पास स्टोन की माइंस हैं और हमारे पास टूरिज्म है। मगर हमने किसी चीज़ को है ना यूटिलाइज नहीं किया। हमने हमारा मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई डिपार्टमेंट काम करने के लिए तैयार नहीं है, कोई डिपार्टमेंट के पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। और बस ये मुल्क इसी तरह से चल रहा है और एडहॉक बेसिस पे रोज़ाना डिसीजन हो रहे हैं और रोज़ाना उस पे काम हो रहे हैं। कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, कोई 5 ईयर प्लानिंग नहीं है। परवेज़ भाई, इसके ऊपर अभी ज़रा गुफ्तगू की जाएगी, ये लॉन्ग टर्म प्लान होता क्या है और कैसे ये काम कर सकता है। बहरहाल इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। चलो जाओ। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी ये जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है और प्लस ये कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है सो कनेक्टेड है, इसके हवाले से क्या कुछ हो रहा है। और ये जो एक लॉन्ग टर्म प्लान की बात अभी कुछ देर पहले हुई थी, ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। आसिफ साहब, अभी एक लॉन्ग टर्म प्लान की बात की, लोग ना कोई शॉर्ट टर्म प्लान है, ना कोई मीडियम, ना कोई लॉन्ग टर्म, और वो हो नहीं सकता। वो इस वजह से कि जब इतनी अनसर्टेनिटी होगी, अब जब भी आप कोई भी रिपोर्ट तैयार करते हैं इकॉनमी के हवाले से, किसी भी बिज़नेस के हवाले से, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपके पास कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, और वो तब होता है जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। अनफॉर्चुनेटली वो हालात नहीं रहे। उसके ज़िम्मेदार, जैसा भी परवेज़ भाई ने कहा, हम शायद खुद हैं, और ना इतने फारसाइटेड लोग हैं, ना इतने विजनरी लोग हैं। तो ये सिलसिला कहाँ से शुरू करेंगे? अब ये सवाल पैदा होता है कि रीजन में जब आप कम्पीट करते हैं, अब बहुत तेज़ जो है को समझ लें कि एक रेस है जिसमें जो दीगर आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो शायद आपसे बहुत आगे निकल गए, और आपने अभी तक अपने पोटेंशियल को ना डिस्कवर किया, ना उसके ऊपर कोई काम किया। तो रीजन में जो ये दौड़ लगी हुई है, हम कहाँ खड़े हैं, और अगर आज भी दौड़ना शुरू कर दे तो कितना मजीद वक्त लग सकता है, ये तो ज़रा बताएं। देखिए, इसमें जहाँ तक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और ये सब बातें हैं, ये तो मैं इसको कोई अहमियत नहीं देता। ठीक है। तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, ग्रोथ होती है, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी छुप जाती हैं। ठीक है, ठीक है ना। जब आपकी गाड़ी नहीं तो वो आ कैसे सकती है? वो इस तरह ना, देखिए ना, आपके पास अच्छी खासी गवर्नमेंट रही, 18वीं तरमीम भी आई, सब कुछ आया ना। तो पॉलिटिकल मतलब जो भी था, आपने सब कुछ किया ना जो आपने करना था।
तो उस वक्त 5 ईयर प्लान वगैरह तो कॉन्सेप्ट में ही नहीं है। देखिए वो प्लान जो है वो इट्सल्फ अकाउंटेबिलिटी प्लान होते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं ये 5 साल में अचीव करूँगा और मैं नहीं करूँगा तो मेरी तो चार्जशीट खुद ही बना दूंगा। तो इसलिए ना मतलब ना ढोला उसी ना रोला उसी, मतलब ना 5 ईयर प्लान होगा ना कोई जवाबदेही होगी। हमारे मुल्क में सिर्फ एक टारगेट है, कोई एक्सपोर्ट का टारगेट है नहीं, किसी चीज़ का टारगेट है नहीं, सिवाय टैक्स टारगेट की कोई टारगेट ही नहीं है। ग्रोथ जो मर्जी कहते रहे कि जी ग्रोथ भी कोई टारगेटेड तो ग्रोथ नहीं है कि हमने ये इस तरह अचीव करना है, ये महंगाई में ग्रोथ हो रही है, महंगाई में तो फिर अच्छा वो भी उसको नहीं वो कर सकते, कुछ उसको लॉक नहीं कर सकते या कोई उसको कि यहाँ इतना करना है, वो जितनी चाहे बढ़ जाए। वो तो बड़ा आसान है, इंटरनेशनल कर दो, जो कर दो, जो 2-4 चीज़ें। तो वो मतलब बेसिकली हमारे मुल्क में जो अब इंडस्ट्री का शेयर ही 13-14% ऑफ GDP रह गया है, जो कहीं भी नहीं है। फिर अनफॉर्चुनेटली अगर आप पूरी दुनिया को एनालाइज करें तो दुनिया के सिर्फ 3 मुल्क ऐसे हैं कि जिनका 10% ऑफ GDP जो है उससे कम एक्सपोर्ट है, जिसमें एक पाकिस्तान है, एक अफगानिस्तान है और एक यमन है। लास्ट मेरे ख्याल में साल हम निकल गए थे, 11-12 तक चले गए थे, अब फिर वापस 8 की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आपका एक्सपोर्ट और GDP ये शेयर्स हैं, ये तो सबको पता है। और ये मुझे किसने बताया, ये खुद हमें गवर्नर स्टेट बैंक ने और इन सब ने ये पेपर्स छापे हुए हैं, आप जाके उनकी साइट्स पे पढ़ लें। तो जब आप ये 10% और इन सबको आपको मेरे ख्याल में 80% लोगों को तो खुद गवर्नमेंट में नहीं पता होगा कि जी हमारी ये प्रॉब्लम है। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का हमने कोई किया ही नहीं काम। अब आप देखें कि जी हमें जब ये सारे IPP वगैरह का हुआ तो ये हुआ कि जी इनको तो अलग करो ना, इससे ये तय होते रहेंगे, तो हमें अलग टैरिफ दिए गए। अब जून तक का टैरिफ अनाउंस किया हुआ है और चेंज कर दिया। अब आप मुझे बताएं कि जो 46 पैसे पिक पे लूम चल रही है उसकी 22 पैसे कॉस्ट थी, उसको तो बेचारे को तो 42 पैसे पिक का तो बिल आ गया। तो वो क्या 4 पैसे में क्या करेगी, मतलब क्या लेबर भी किस तरह करेंगे। तो इनको मतलब 100% बढ़ाना तो कोई ऐसा थोड़ी है कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसके लिए तो 100% बिजली बढ़ गई ओवरनाइट, कि जी 20 की 40 हो गई। और अभी तो 6 रुपये जो है अगले बिल में आएंगे, मार्च से लग के फरवरी 36 रुपये आया है। इस तरीके से तो बहुत मुश्किल है। फिर गैस का है, लोकल फील्ड्स का है, डोमेस्टिक और इंडस्ट्री की रेशियो है, क्योंकि आप क्रॉस सब्सिडाइज करते हैं। फर्टिलाइजर इज टेकिंग अबाउट 30% ऑफ आवर गैस, वो 1 रुपये पे दिए जा रहे हैं, मतलब 1 सेंट पे या 236 रुपये पे। तो वो उसका जो बर्डन है वो आप क्रॉस डाल देते हैं। अब तो इंडस्ट्री क्या रह गई, 300 MMFD 400 MMFD टोटल कंजम्पशन रह गई है, वो भी खत्म हो जाएगी। फिर क्या होगा, सिस्टम फिर कोलैप्स हो जाएगा। फिर हम कहेंगे कि जी ये तो किसी नोबडी नोज, एवरीबडी नोज। ये तो 10 साल से लोगों को पता है कि जी आपके जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्री की रेशियो कम हो रही है और ये सब हो रहा है। आज भी आप डोमेस्टिक कनेक्शन दे रहे हैं, एटलीस्ट पंजाब की हद तक तो मुझे पता है कि जी एक्सप्रेस लाइन लगी हुई है। तो मतलब आप कौन सी गैस बांट रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि जो नई हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं ज़ाहिर उनके लिए भी ये सारी रिक्वायरमेंट है और ज़ाहिर प्लेज कर रहे हैं, तभी तो ये सारी सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो रहा है। बहरहाल ये तो एक कंसर्न है। लेकिन ये जो हमारी जो कुल एफर्ट्स हैं ये डेट मैनेजमेंट से बाहर क्यों नहीं आ रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, एक तो पॉलिटिकल क्राइसिस, उसकी वजह से जैसा भी बात हो रही थी कि अनसर्टेनिटी है, बाहर से भी लोग ये देख रहे हैं। और वो जब आपकी जो रिपोर्ट्स बनाते हैं, आपकी इकॉनमी का आउटलुक जब वो दिखाते हैं, तो कहते हैं जब तक मामला ठीक नहीं होंगे कोई चीज़ प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यू नेवर नो कि कल क्या होने वाला है, अभी क्या वर्डिक्ट आ जाए कोर्ट से और फिर क्या सिचुएशन रहती है। एनी हाउ अब ये डेट मैनेजमेंट से बाहर कब निकलेंगे, क्योंकि यही एक वो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। वो फिजिकल मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये एक हमारा ओवर द ईयर इशू रहा है। और अभी भी जो कुल एफर्ट है वो यही नज़र आ रही है कि किसी तरह लोन लेके डेट रीपेमेंट कर लें, मज़ीद लोन चला लें, करंट एक्सपेंडिचर है उसको कंट्रोल कर लें। इससे ज़्यादा क्यों नहीं हम वो कर पा रहे हैं। जी देखिए, हम उस वक्त तक हमारा ये मसला हल नहीं होगा जब तक हम अपने खर्चे जो है ना उसको कम नहीं करें। ठीक है। सबसे बड़ा जो हमारे पास इशू चल रहा है ना वो हमारे शाही खर्चे जो जी जी देखें, हम कोई छोटा काम भी करते हैं या बिजनेस करते हैं या एक राशन शॉप की मिसाल ले लें, वो कोई महंगी चीज़ लेके सस्ता बेचेगा कोई, ठीक है ना, वो दुकान 2 दिन में बंद हो जाएगी। तो ये आपकी गवर्नमेंट जो है ये मुफ्त का पैसा समझ के और वो यहाँ शाही खर्चे कर रही है, तो वो यार वो कब तक वो चलेगा। और जब उनको पे करना है या पे करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, ये अपने सारे एसेट्स बेच देंगे। कितना एसेट्स बेचेंगे, और एसेट्स भी औने पौने दाम में बेचने के लिए तैयार हैं।
ठीक है ना। आपको तो पता होगा कि एयरपोर्ट का आजकल आ रहा है सिविल एविएशन के 3 एयरपोर्ट का कि भाई आधे दाम में बेच रहे हैं। तो यार ये कोई तरीका थोड़ी है कि भाई आप अपने खर्चे तो पहले कम करें, आप अपने शाही खर्चे कम करें। देखें सबसे पहले तो जो है ना आप, और फिर आप देखें कि भाई बिजनेस को आगे बढ़ाएं। ऐसा कौन सा दुनिया में मुल्क है कि जिसके अंदर बिजनेसमैन जो है ना वो गवर्नमेंट को भीख मांग रहा है कि यार मुझे गैस दे दो, मुझे बिजली दे दो। यार वो सब डिपार्टमेंट जो है ना वो इंडिपेंडेंट चलते रहते हैं, वो एक कारोबार है, बिजनेस चलता है उनका। आपका बिजली का डिपार्टमेंट वो चल रहा होता है और आपको वो मेक श्योर करता है कि वो आपको वो बिजली दे और इस टैरिफ में दे, ताकि वो कंपटीशन में भी आ जाए दुनिया में। और दूसरी बात ये कि उनकी अपनी प्लानिंग होती है कि भाई मुझे कितनी जनरेशन करनी है, कितनी ग्रोथ मुझे करनी है, कितना आगे 5 साल में मुझे जो है ना नई इंडस्ट्री आएगी, कितनी मेरी जो है ना पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है। पॉपुलेशन की जब ग्रोथ होगी तो उनकी रिक्वायरमेंट आएगी। आप अगर देखें हर कोई इंडस्ट्री, या आप आईटी की भी इंडस्ट्री ले लें ना, वो सारा रिलेट करती है, ठीक है ना, वो सारे हमारे रिसोर्सेज के ऊपर। तो हमारे पास रिसोर्सेज होंगे तो सारी चीज़ें जो है ना वो सस्टेन करेंगी। हमारे पास अगर हमने उनको रिसोर्सेज को मैनेज नहीं किया और बैड मैनेज किया और उसको वेस्ट कर दिया तो वो वेस्ट हो गया ना। देखें आप कोई भी चीज़ फेंक देंगे तो वो तो ख़त्म हो गई ना। हमने उनको कोई देखें ना, गैस है, गैस को हमने आज तक जो है ना हमने ये सोचा ही नहीं है कि यार गैस कितनी कीमती चीज़ है। हमने कितने अरसे से जो है ना उसको गैस को हम ज़ाया करते गए। ये इट्स कॉस्ट टू मच मनी यू नो इन द वर्ल्ड। आप दुनिया में उसकी अगर कैलकुलेशन करें, जैसे अभी इन्होंने बताया आसिफ साहब कि उसकी कितनी वर्थ है, और हमने उसको वेस्ट कर दिया। हमारे पास ये देखें डिपार्टमेंट चलते हैं, उनको आप चलने दें, प्रोफेशनली चलने दें। जब भी आप अपने सारे आपके मसले सॉल्व होंगे, आपकी जो है ना डेट मैनेजमेंट हो सकेगी और आप आगे बढ़ने के लायक होंगे। अगर आपके पास किसी डिपार्टमेंट को आप चलने नहीं देंगे और डिपार्टमेंट की टांग खींच लेंगे, बिजनेसमैन की टांग खींच लेंगे। आप देखें 40 साल में क्या बिजनेसमैनों ने किस तरीके से मुल्क को आगे चलाया, किस तरीके से उन्होंने अपने कारोबार को चलाया, किस तरीके से उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दी, कितने उन्होंने टैक्सेस दिए, टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस दिए। ठीक है ना। मैंने आपको लास्ट टाइम बोला कि भाई मेरी एक कोरंगी एसोसिएशन में वो बात हो रही थी हमारे चीफ कमिश्नर से, तो वो मैंने उनको बोला कि भाई मैं आपको एक मिसाल देना चाह रहा हूँ कि भाई आपने गन्ना देखा है? तो बोलता है हाँ गन्ना देखा है। मैंने कहा आप लोग जो है ना एक ही गन्ने को जो है ना बार बार मशीन में डाल के ना तो कहते हैं कि वो गिलास भर जाए। आप दूसरा गन्ना लाओ तो गिलास भरे, आप एक ही गन्ने को डाले। आप बिजनेसमैन से कितना टैक्स लोगे भाई? हर चीज़ पे तो आप उसको टैक्स डाल रहे हो, इसके बावजूद भी पाकिस्तान आगे नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? कि आपके खर्चे अपने बहुत हैं। बिल्कुल ठीक है। आपकी ऑफिसेज देखो, आप स्टाफ देखो, आपकी शाही जो अखराजात देखो, आपकी ट्रैवलिंग देखो। आप बिजनेसमैन को बोलते हो कि यार बिजनेस हमारे पैसों पे वो खर्च कर रहे हैं, हमसे टैक्स लेके वो खर्च कर रहे हो और हमें बोलते हैं और टैक्स दे दो। वो भाई क्या करें? बिल्कुल ठीक, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है। ये आपने बिल्कुल सड़क पे खड़े हो जाए और शारा फैसल पे भी थोड़ी देर और उसके बाद लैंड क्रूजर गिनते रहे। बिल्कुल ठीक है। उस पर सरकारी गैर सरकारी दोनों नंबर प्लेटें सरकारी ज्यादा ही नजर आएंगी, ठीक है ना। उसके बाद वो डाले गिनते रहें, उस पर आदमी गिनते रहें, उनका कैलकुलेशन करते रहें। तो ये नहीं है, वी आर लिविंग बियॉन्ड आवर मीन्स, और लोगों को एहसास ही मतलब इस मामले में नहीं है। 120 या 150 बिलियन डॉलर तो ये मजाक है। मतलब देखिए वी आर अ कंट्री और 22 करोड़ पीपल। या दुनिया में तो एक एक इंसान की बात 200 बिलियन डॉलर है। तो ये तो शर्म का मकाम है। हम 120 के ऊपर इस तरह का परेशानी और पैनिक कर रहे हैं कि जी क्या होगा क्या होगा। बात ये नहीं है। बात ये है कि वी डोंट हैव अ प्लान, वी डोंट हैव एन स्ट्रेटजी, वी डोंट नो हाउ टू अर्न एज अ कंट्री। मतलब हमारी कंट्री की इकोनॉमी है ना, कंट्री की आमदनी है कि एक्सपोर्ट इतनी है, इंपोर्ट इतनी है, ये सब बैलेंस नहीं हो पा रहा ना। फिर हमने ऐसे खर्चे पाल रखे हैं कि जी हमने 70 सेंट में गैस भी दे देनी है, चाहे उसकी लागत $6 आ रही हो, चाहे उसकी $15 आ रही हो। ये सब चीज़ें कोई एड्रेस नहीं कर रहा है, और ना कैपेसिटी है, ना विल है, और ना मुझे लगता है कि हो सकता है कैपेसिटी हो तो भी विल नहीं है। तो ये लोग कहाँ से लेकर आएंगे? अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी चीजें अपनी जगह मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी चीज जो देखिए आप जरा सा भी मैं आपको बताऊँ, आपको नजर आ जाता है जरा सी भी आपकी कोई पॉजिटिव गवर्नमेंट आती है, जैसे आपका ये 80% GDP वगैरह ये 99 में भी था। 99 में भी तकरीबन आपका 22% ये था ग्रोथ। 99 में भी तकरीबन तारीख यही पोजीशन थी जो आज मोर और लेस है। अब थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, उस वक्त नियर थी, आपकी LCs एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, ये सब चीज़ें थे, रिजर्व्स आपके कम थे। उसके बाद मुशर्रफ साहब आए
तो आप देखें कि 2007 के अंदर जो है वो आपका डेट टू जीडीपी 36% हो गया। आपके जो ज़खायर, आपका टोटल फॉरेन डेट पता है कितना था आपको? $36 बिलियन, और 36 बिलियन में से 20 बिलियन आपके पास रिजर्व थे, तो आपका नेट डेट $16 बिलियन था। आज आपका नेट डेट कितना है? अब तो 6-7 अरब के तो आपके पेबल हैं जो ना डेट में पार्क है ना लोन में पार्क है, कि जी आपने एयरलाइन का पैसा देना है वो लोन में नहीं है, वो आपने शिपिंग का पैसा देना है, आपने जो डॉक्यूमेंट बैंक में 15-20 दिन पेंडिंग रखते हैं उसके जो पैसे हैं वो तो लाइबिलिटी में नहीं है। बिल्कुल ठीक है। कहते हैं कि भाई रिजर्व तो वही बराबर हो गए, वही बराबर। स्टॉक मार्केट की वैल्यू, किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा, स्टॉक मार्केट की वैल्यू 38,000 लैंड क्रूजर के बराबर है। अब आप देखें यार, और लोन लेना जो है ना, देखें आईएमएफ या किसी कंट्री से लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है। आप लोन लें आपकी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, कारोबार में भी आप इंडस्ट्री चलाते हैं, आप लोन लेते हैं कारोबार को बढ़ाने के लिए, मगर आप एक उसके प्लानिंग तो होती है ना कि भाई आप उसको पेमेंट करेंगे। और पहले जैसे भी आपने कहा कि एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना होगा, वो नहीं आपको पता है टर्की में कितना इन्फ्लेशन है? वो भी समहाउ ऐसे हमारे जैसा है ना। वहाँ इंटरेस्ट रेट क्या है? 8%, 8%। बिल्कुल ऐसा ही। क्यों है? क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री नहीं मरने दी। बात यह है कि व्हेन यू हैव अ विजन, यू हैव अ प्लान, आप सब करते हैं। वहां तो नहीं हुआ। आप जर्मनी में, कल मैंने पढ़ा था, हमारे यहाँ तो नहीं फूड इन्फ्लेशन मैंडेटरी है कि अगर आपका नहीं उसकी वजह है कि जिस इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं उसके पास यही फार्मूला है जी। आप उस इंस्टीट्यूशन के पास जाने की नौबत क्यों आते हैं? जर्मनी में सर, जर्मनी में अभी 21% इन्फ्लेशन आया फूड, तो क्या जर्मनी ने इंटरेस्ट रेट 23% कर दिया? ये तो 5% पे बैठ जाएंगे। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि आपके यहाँ तो ये ऐसा तासुर दिया जाता है कि मैंडेटरी है। वो इसलिए कि जिस इदारे के पास जाते हैं उसकी प्रिस्क्रिप्शन ही यही। आप एक डॉक्टर है, आप होम्योपैथ के पास जाएंगे वो होम्योपैथिक दवाई देगा, एलोपैथ के पास जाएंगे वो देगा। आप जिसके पास जा रहे हैं आप उस डॉक्टर के पास जाए नहीं ना, आप खुद इलाज कर लें अपना। नहीं तो इलाज तो तब होगा ना, देखें जब अभी जैसे बात हो, आप उस मकाम तक पहुंचते क्यों है? मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ। नहीं तो सर ये तो हमें भी सोचना पड़ेगा ना, आउटलेट कहां से एफर्ट है वो 1 बिलियन 1.5 बिलियन के लिए सब 22% इंटरेस्ट रेट पे आप अगर रखेंगे तो आप कहते हैं कि लोग पैसे जमा कराएं, पॉसिबल ही नहीं है ना। गवर्नमेंट किसको देगी? गवर्नमेंट ही ले लेगी। हाँ, गवर्नमेंट ले रही है, तो ये गवर्नमेंट लेके फिर कहेगी कि जब टैक्स चाहिए सूद अदा करने का। आम आदमी को भी ये बात समझ में आ रही है कि डबल डिजिट में जब आपका डिस्काउंट रेट जाएगा तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप ये तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। फिर आपकी जब भी कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाती है, कैसे आपकी कितनी बोरिंग है? 80% बोरिंग तो गवर्नमेंट की है। यही तो मसला है कि एवरी परसेंट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो आपकी होती क्या? तो जब आप 22% अपने 80% पे देंगे तो वो किधर जाएगा, कहाँ से आएगा, उसको कौन भरेगा? लबनान जैसा हाल होगा कि लबनान में जितने भी लोगों ने पैसे जमा कराए थे ना, उनको एक दिन आ गया कि आपको सिर्फ 6% ऑफ योर डिपॉजिट आप निकाल सकते हो, उनके पैसे गवर्नमेंट ने रख लिए। अच्छा, ये भी एक पैनिक जो अभी हुआ उसकी वजह भी यही थी कि इतनी अनसर्टेनिटी बढ़ गई कि लोगों ने कैश विड्रॉ कराना शुरू कर दिए और न जाने क्या कुछ होता रहा है आपके सामने। बात है यार, कैसे आप सोचो ना कि आपको समझ नहीं आ रही है कि भाई 22% अगर गवर्नमेंट दे रही है और गवर्नमेंट ही ले रही है तो ये होगा क्या? एंड ऑफ द डे तो वो यही करेगी ना कि चलो मैं नहीं देता हूँ, ठीक है ना, डिफॉल्ट हो जाएगी। अगर डिफॉल्ट हो गया तो आपके भी पैसे गए, आम आदमी के जो बैंक में पैसे पड़े हुए वो भी चले जाएंगे, और क्या। तो इसका मतलब ये है कि आगे आप मुल्क को आगे बढ़ाने की कोई प्लानिंग नहीं है। मुल्क को और मजीद जो है ना, लोगों के अंदर जो है ना, कहते हैं ना कि जो आपका कॉन्फिडेंस था ना, वो और मजीद ख़राब करने की बातें हो रही हैं। कि आपकी एक उम्मीद होती है ना कि चलो हम आगे निकल जाएंगे, या कोई हल लेके आता है कोई बंदा, या कोई उनके पास कोई सोल्यूशन है कि वी विल गो आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, सिचुएशन। ये सिचुएशन है, ये इसको और मजीद जो है ना, इसका जो है ना वॉल्यूम बड़ा होता जा रहा है, और जितना वॉल्यूम बड़ा होता जा रहा है इतने प्रॉब्लम्स और मजीद आते जा रहे हैं दुनिया में। जैसे ये कह रहे हैं कि भाई दुनिया में आपके अब क्या होगा, नेगेटिव जो आपका जो मैसेज जा रहा है, आपको दुनिया ऑर्डर्स नहीं देगी। जो आपके काम चल रहा है वो आपका काम वो भी ख़राब हो जाएगा। आधी फैक्ट्रियाँ तो बंद हो गई हैं, ठीक है ना, स्टील इंडस्ट्री बंद हो रही है, टेक्सटाइल में रिसेशन आया हुआ है, सीमेंट वाले रो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नहीं है, कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होती है। देखें हमारी जो पॉपुलेशन है ना, इनको चाहिए एम्प्लॉयमेंट, इनको भीख में आटा नहीं चाहिए, इनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, इनको काम चाहिए, इनको काम दो। आपने काम बंद कर रहे हैं, इंडस्ट्रियाँ बंद कर रहे हैं, इम्पोर्ट बंद कर रहे हैं, एलसी नहीं खुल रही हैं, आगे कैसे चलेगा काम? नहीं मतलब ये अप्रोच क्या है? देखें अभी आटे वाले इशू के ऊपर जैसे बात हो रही थी,
प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता, अथॉरिटीज़ दर्जनों मौजूद हैं लेकिन उसको नहीं कंट्रोल कर सके। शॉर्टेजेस के बारे में आपको पता था, सारी रिपोर्ट्स बता रही थी कि शॉर्टेजेस होंगी। अब उसको ओवरकम करने की जगह आपने सस्ता आटे का रास्ता निकाल लिया। ये मतलब अल्फाज नहीं है कि इसके बारे में कुछ कहा जा सके। अगर ये अप्रोच होगी तो फिर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? सवाल, अब आगे बढ़ने का तो मामला ख़त्म हो गया, सर्वाइव कैसे कर सकते हैं? अब तो ये आसिफ भाई बताइए ना कि अब तो आगे सर्वाइवल के तो नहीं कर सकते। इन हालात में कितनी देर और मजीद सर्वाइव करेंगे? जी मेरे ख्याल में वी नीड अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। ये मेरा वो तो तैयार नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते। देखिए वो तो अब बड़ा बैकफायर हुआ, उससे बड़े टेक्सटाइल के ऑर्डर कैंसिल हुए। वो जो है वो आपको पता है इंडिया तो शिखरे की तरह बैठे होते हैं, वो ऐसे ही एक बयान लेके उन्होंने सबको सर्कुलेट कर दिया। लेकिन ये जो हुकूमत अब किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी? एक मुझे पता है, आई विल नॉट नेम द ऑर्गेनाइजेशन, यूएस की एक ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान से आधे ऑर्डर काट के इंडिया करें फॉर द नेक्स्ट ईयर। उन्होंने कहा कि जी हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन है हमारा, आपके यहाँ तो कभी कॉटन के पैसे नहीं है, कभी इसके नहीं है, हम तो ले जा रहे हैं ये ऑर्डर। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो आगे आने वाले दिनों में तो एक्सपोर्ट और तबाह होगी। बिल्कुल ठीक है। और वो भी पहले तो एनर्जी का हो, नहीं तो ना बनाएंगे ना एक्सपोर्ट होगा। वो क्या कर रहे हैं मतलब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। भी जाना शुरू हो गया। बिल्कुल ठीक है। तो ये इस वजह से जी। लास्टली परवेज़ भाई अब ये बताइएगा कि बात जो है सारी घूम कर वहाँ आ जाती है कि अगर कोई एक पॉलिटिकल सेटअप नहीं होगा और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई ऐसा नहीं है कि एक हुकूमत जो है वो ना हो और दूसरी हो, या दूसरी सारे की जिम्मेदार हो और पहली ना हो, ऐसा नहीं है। ये सोच कब बेदार होगी? और सवाल ये पैदा होता है कि कब बैठ के इन तमाम चीज़ों के बारे में सोचेंगे? हम बात करने को मज़ीद और बहुत सारे मामला हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन ये कब बैठकर इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि इस वक्त मामला बहुत ज़्यादा सख्त हो गए और अगर ये सब कुछ होता रहा तो फिर मेरे ख्याल में सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जो कि पहले ही हो चुका है, लेकिन उसके बाद फिर कोई होप नज़र नहीं आती। क्या करने की ज़रूरत है? देखिए जो हमारे पॉलिटिक्स में आजकल जो हो रहा है ना, ये ऐसा हो रहा है कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे गली मोहल्लों में जो है ना झगड़े नहीं होते हैं। जी जी जी। एक ज़माने में जो है ना वो एक गली में एक बदमाश होता था। जी, जी, जी। और फिर गली में मोहल्ले में जो है ना वो चाकू चल रहे थे और बदमाशी हो रहे थे और डंडे बरदार आ रहे थे। ये गली मोहल्लों की जो है ना ये झगड़े वाली सियासत हो गई है। ये सियासत नहीं है, ये सिर्फ अपना अपना, जैसे ना कि वो एक बदमाश होता है अपना एरिया पे कब्जा करना चाहता है कि यार ये मेरा एरिया है, ये जग्गू दादा का एरिया है, ये फलाने का एरिया। ये हमारे अभी जो सियासत में जो है ना ये अपने जो है ना कहते हैं कि अपना इन्फ्लुएंस जो है ना वो बताने का काम हो रहा है। इनको किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि भाई आगे मुल्क का क्या होगा, इसकी मुल्क की डेस्टिनी क्या होनी चाहिए, इन लोगों का क्या होगा। लोगों को ये बिल्कुल हकीर समझ के ना तो उनको आटा किस तरीके से फेंक रहे हैं, अगर आप ये देखो, और वो भी सड़ा हुआ आटा। जी। आप देखो यार क्या हमारे पास नहीं है? हमारे पास वीट जितनी भी बम्पर क्रॉप हुई है वो आप आगे दो उन लोगों को, आप उनको आगे दे के मिलर्स को दे के आप उनको बाउंड करो कि भाई वो आटा उसको निकाल के दें। अच्छा कितना वो आप रिजर्व करेंगे? देखिए ये खाने पीने की चीज़ है ना, जब एक दफ़ा आटा बन जाता है ना वो आप ज़्यादातर स्टॉक नहीं कर सकते। कितना वो स्टॉक करेगा? उसका वॉल्यूम इतना होता है कि वो गोडाउन के गोडाउन भर जाएंगे। अगर आप वो मेक श्योर करो कि वो आटा बन जाए और वो पिस जाए तो किसी ना किसी को तो देगा ना, तो आगे ऑटोमेटिकली उसकी जो प्राइस डाउन हो जाएगी। मगर हमारे पास जो है ना वो अपने अपने एरिया को सिक्योर करने के चक्कर में कि मैं पाकिस्तान पे कब्ज़ा मैं करूं, वो पार्टी कहती है कि मैं पाकिस्तान पे कब्ज़ा करूं और मैं बड़ा हो जाऊं। तो ये इस तरीके से ये गली मोहल्लों की जो झगड़े हैं ना ये बदमाशी वाले ये काम चल रहे हैं। इसमें आपका कोई ऐसा बंदा आपको नहीं मिलेगा जिसकी सोच ऐसी हो कि हमारे मुल्क को बाहर निकालना है रिसेशन से। आज हम एक साल से जो है ना कारोबारी जो है ना वो मिन्नतें करते आ रहे हैं, कितने अरसे से एलसी का मसला ख़राब होता जा रहा है। आपने कोई उसको सोल्यूशन दिया? आपने कोई इंडस्ट्री जो बंद हो रही है उसको आपने पूछा कि भाई क्यों इंडस्ट्री बंद हो रही है, क्या आपको हमसे चाहिए? किसी ने आपसे ये नहीं पूछा। वो सारे लोग जो है ना एक ही चक्कर में लगे हुए हैं कि भाई ये इलाका किस पे काबू में आ जाए, मेरे पास, ठीक है ना, मेरे पास आ जाए। और जब तक ये चीज़ आपके जहन में होगी ना तो आप अपने किसी और को जो है ना बिल्कुल हकीर समझेंगे। आपको किसी और की किसी के फिक्र ही नहीं है कि यार ये आगे इस मुल्क को कैसे चलना है। दुनिया चलती है, दुनिया में मैं अभी इंडोनेशिया होके आया, देख के बहुत खुशी होती है कि यार वो मुल्क चल रहा है, सिंगापुर चल रहा है,
दूसरे मुल्क चल रहे हैं। दुबई हमारा 2 घंटे की ट्रैवलिंग टाइम है। आप देखें कि वो अब भी जो है ना उसकी प्लानिंग देखें कि वो कैसा मुल्क को आगे लेके जा रहा है। कोई ना कोई नई स्कीमें लेके आ रहे हैं, कोई ना कोई नए कारोबारी लेके जा रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने हेड ऑफिस वहाँ खोल के ना तो वहाँ से वो चला रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी छोटी छोटी कंट्री को आपकी जो है ना गल्फ की जो जितनी भी कंट्री है वो दुबई से जो है ना ऑपरेट हो रही हैं। आपकी जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो दुबई से ऑपरेट हो रही हैं, और हम जो है ना पीछे से पीछे होते जा रहे हैं। एवरी डे हम जो है ना पीछे से पीछे होते जा रहे हैं, आगे नहीं होते जा रहे। बिल्कुल ठीक है। परवेज़ मद्रास वाला साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। आसिफ इनाम साहब, आपका भी बड़ा शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और मसाइल की निशानदेही की है। लेकिन अब ये सोचने की ज़रूरत है कि इन मामलात को कैसे हल किया जाएगा, और ये कैसे मुमकिन होगा कि जब तक हम बैठ कर मामलात को अफ़ाम तफ़हीम के ज़रिए हल नहीं करेंगे और संजीदगी से इन मामलात को समझने की कोशिश करेंगे, तो ये सिर्फ उम्मीद ही रखी जा सकती। और मामला जो है वो हालात के रहम करम पर क्योंकि छोड़ रखे हैं, तो देखना होगा कि हालात हमें किस तरह लेकर जाते हैं। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सिलसिला जारी रखें। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।